नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज के टॉपिक को जो दरअसल है भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की स्थिति। और इस टॉपिक को जो दरअसल आपका पेपर 2, माफ कीजिएगा पेपर 3 से जुड़ेगा, जो संभवतः कहीं न कहीं आपके अर्थव्यवस्था खंड और साइंस एंड तकनीक जो पक्ष है उससे जुड़ता है। टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इस टॉपिक को जिस सवाल के माध्यम से देखेंगे वो सवाल कुछ इस प्रकार से होगा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के वर्तमान स्थिति एवं नीतिगत हस्तक्षेप। अंगीकरण कहने का आशय हुआ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मतलब ये, मैं आगे एक डेटा बताऊंगा कि वर्तमान दौर में जितनी गाड़ियां खरीदी जाती है, जितनी गाड़ियां हमारे अर्थव्यवस्था में अभी ये दरअसल नई गाड़ियां आ रही है, उसमें से मात्र 7.5% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो 7.5% बहुत ज़्यादा नहीं है। 100 गाड़ियों में 7 गाड़ियाँ अगर इलेक्ट्रिकल ईवी गाड़ियाँ आ रही तो कहीं न कहीं ये समस्या का कारण बनता है। अगर मैं इसे और डेटा का अंदर जाऊँ तो उन 7.5% में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनमें से तकरीबन 60% गाड़ियाँ दरअसल टू व्हीलर है। स्कूटी की बात कर ले, बाइक की बात कर ले, तो ओवरऑल समस्याएं अत्यधिक है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और विशेष तौर पे हमारा जो एक प्रयास रहेगा नीतिगत पर्सपेक्टिव से भी रहेगा कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीति आई जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये खंड जो है वो ज़रूरी किस लिए है। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि 7.5% कुल मिलाकर के इसकी भागीदारी हमारे देश में है। जब आप पोटेंशियल की बात करेंगे, जिसकी मैं विस्तार से आगे बात करूंगा, तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप वर्तमान दौर में इलेक्ट्रिकल ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो वैल्यूएशन है उसकी अगर ये करेंगे आप दरअसल काउंट, तो हमारे देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें भागीदारी, जीडीपी में कुल भागीदारी 7% के आसपास है। तो साथ साथ डेटा है, दोनों आपको आप ध्यान में रखेंगे। तो जो आपका जीडीपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उसमें इसकी भागीदारी 7% है। और ये 7% तब है जब हम इसके मात्र 7% की, जो 7.5% की हिस्सेदारी है वो कर रहे हैं। यकीन मानिए, जब आप इसके, चूंकि आपको पता है कि ये व्यवस्था इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, चूंकि सस्टेनेबल इकोनॉमी के आधार पे इसकी जो भविष्य उज्जवल है, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ आपके देश में बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पे भी। तो इसमें अपनी स्थिति को बनाए रखना, नए नए तकनीक का ईजाद करना और एक तरीके से एक इनोवेशन आधारित आपकी परंपरा बने, इनोवेशन आधारित आपका एक वातावरण बने, इसके लिए सरकार को बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसकी बहुत, मतलब हमारे देश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इतना ज़्यादा आबादी, इतना ज़्यादा डिमांड है ना। खैर, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, 7% आपके जीडीपी में, 7.5% आपके कुल जो व्हीकल्स की ये स्थिति है उसमें। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है भारत में इलेक्ट्रिकल वाहन की जो अंगीकरण, मतलब अडेप्टेशन की जो वर्तमान स्थिति है, क्या इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में पहली बात कही जा रही है साथियों, भारत का बढ़ता ईवी बाजार। जब वो आप 5 साल 10 साल पहले, जब फेमा एक योजना थी जिसके माध्यम से सरकार की, मतलब स्तरीकरण कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप करके इसके ई ड्राइवर भी एक योजना रही। दरअसल इसके बारे में मैं अभी फिलहाल जाने से बचूंगा, लेकिन चूंकि आगे इसके बारे में बताना है, तो मैं ये कहना चाह रहा कि सरकार के द्वारा अनन्य प्रयास के बाद भारत में इसका जो डिमांड है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज से 10 साल पहले शायद ही किसी के घर के आसपास, किसी के गांव में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की स्थिति रही होगी। आज संभवतः टियर 3 टियर 2 शहरों में ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं, विशेष तौर पे टू वी की बात करें, आई मीन टू व्हीलर की बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे ये लोग प्रीफर कर रहे हैं। इसके पीछे, आई मीन प्रीफर न करने के पीछे का कारण भी बताया जाता है कि हमारे देश में अवसंरचना का अभाव, चार्जिंग व्यवस्था का अभाव, बहुत सारे ऊटपटांग जो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए बैटरी बदलवाने जाना है या फिर किसी प्रकार की तकनीकी खराबी हुई तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो डीजल पेट्रोल आधारित जो ये हैं इलेक्ट्रिकल, सॉरी, जो व्हीकल्स हैं, उसके हर, मतलब 4 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत कहीं न कहीं, मतलब पर्याप्त रूप से रहता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, स्वाभाविक तौर पे अगर वो खराब होगा तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। अगर अपने सरल शब्दों में करें तो डॉक्टर की अनुपस्थिति, बेहतर डॉक्टर का
खैर रहने देते हैं। डॉक्टर का अनुपस्थिति ये भी एक समस्या होती है जिसके कारण लोग लेने से बचते हैं, विशेष तौर पे ग्रामीण परिवेश में। तो वर्तमान स्थिति में पहली बात तो ये कि भारत का ये चीज़ें बढ़ रही है। दूसरी बात, हालाँकि मैं इसके बारे में बता दूँ तो भारत का जो ये है ईवी बाज़ार है, विगत वर्षों में 50% से ज़्यादा तक बढ़ा है। लेकिन आज भी हम चाइना जैसे पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देश से दरअसल बहुत पीछे हैं। इसके पीछे का वजह बहुत है, वजह हमें जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल स्थिति क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। अगली बात कही जा रही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन तृतीया अग्रणी। हमारे देश में अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जब भी बात होती है तो फोर व्हीलर की मतलब है ना, आपके दिमाग में बहुत काम आता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे आपके अवसंरचना की आवश्यकता पड़ती है जो संभवतः हमारे अर्थव्यवस्था में नहीं है। लेकिन वर्तमान दौर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहरी गतिशीलता को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं भारत सरकार के द्वारा भी, जैसे मैं एक बात बताता हूँ। उबर दरअसल आपको पता है एक सर्विस देने वाली कंपनी है, आपके जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें। उन्होंने अपने तरफ से जो भी रहा हो, जिसके तरफ से भी रहा हो, दरअसल इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोगों को दिया। मान लीजिए मैं उबर में काम करता हूँ, मेरी अपनी बाइक नहीं है, तो निस्संदेह मैं बाइक लूँगा। तो वो बाइक किसी और से भाड़े पे लेने के बजाय कहीं न कहीं वो खुद दे रही है। और ऐसे करके जब मैं एक बार एक राइडर को मैं बुक किया उबर का, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 240 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुझे ये स्कूटी, मतलब स्कूटी टाइप का था, वो मिलता है। तो बड़े-बड़े जो कंपनीज़ हैं, जायंट कंपनीज़ हैं, जैसे कि मैंने उबर की बात अभी करी, तो उन्होंने भी शहरी गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक तरीके से उपाय निकाला। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, विशेष तौर पे दोपहिया का बहुत ज़्यादा यूँ कहें तो उपयोग में लाया। इसी में दूसरी बात ये कही जा रही साथियों कि वर्तमान दौर में देखा गया है कि हमारे देश में जो खरीदार हैं, जैसे हम सभी बायर हैं एक तरीके से, तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किफ़ायत। मान लीजिए मुझे मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक डीजल गाड़ी है दोपहिए का और एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी है। मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये समझ नहीं आता कि पर्यावरण संरक्षण क्या है। मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सा आपके देश के अर्थव्यवस्था के लिए सही होगा, कौन सा खराब होगा। एज अ बायर, एज अ सिटीजनशिप ऑफ दिस इंडिया, या फिर जो भी इस समाज के प्राणी होने के नाते कहीं न कहीं जो ज़्यादातर लोगों के मानसिकता में ये होता है कि कौन सस्ता पड़ेगा। और लागत प्रभावी एक बहुत बड़ी आप ये कह सकते हो समस्याएं उभर कर आती है। और कई दफ़ा आपने देखा भी, अभी हालांकि सरकार के बहुत सारे प्रयास के द्वारा पीएलआई योजनाओं के माध्यम से जो चीज़ें हुई, उसमें जो लागत प्रभावी है, जो लागत है वो कम हुआ, और इसी का परिणाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। एक चुनौती ये है कि महंगा पड़ता है, दूसरी चुनौती शायद आपके कैमरे में आ गया होगा, हाँ, अभी कॉर्नर में। खैर, तो मैं बात कर रहा था लागत प्रभावी की, है ना। तो लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूलता होने के कारण भी ये चीज़ें बढ़ी है। अगली बात कही जा रही सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में वृद्धि। जैसे अभी दिल्ली सरकार, चलिए दिल्ली सरकार छोड़िए, आप बिहार सरकार को देखिए, पिंक बस सेवा शुरू करने की बात कही गई थी, है ना। मतलब वहाँ भी जो सरकार के द्वारा बसें चलाई जा रही है सार्वजनिक सेवा के लिए, कहीं न कहीं वो बसें हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं। तो दरअसल होता ये है ना, हमारा समाज कहीं न कहीं एक बंदर की जो प्रवृत्ति होती है, सॉरी फॉर यूजिंग सच टाइप्स ऑफ वर्ड, लेकिन मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से ये कह रहा कि दिखना मतलब दिखावा एक तरीके से। हमारे समाज में जिस भी चीज़ की परिदृश्यता बढ़ती है, संभवतः हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो अगर आपके पड़ोसी ने ईवी लाया, टू व्हीलर लाया, तो निसंदेह आप अगर खरीदने को जा रहे होंगे तो एक दफ़ा ज़रूर आपके ज़हन में आएगा कि मैं क्यों ना वही ले लूँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही ले लूँ। तो जब सार्वजनिक परिवहन में इस तरीके से बड़े-बड़े ये दिखेंगे, परिवहन के तौर पे, बसेस के तौर पे दिखेंगे, तो कहीं न कहीं लोगों में उसके प्रति जो एक ये है, इट्स वेरी कितना क्यूट है, पर काट लेगा ना तो फिर वो चीज़ें हो जाएंगी। बहरहाल सॉरी फॉर दिस, हालांकि ये मेरी गलती नहीं है, ये बिहार में इसे बिरनी कहते हैं, है ना। पर जब मैं ये हिंदी साहित्य पढ़ रहा था तो वहाँ इसका जिक्र तितैया के नाम से होता है। तो सार्वजनिक परिवहन में वृद्धि, इलेक्ट्रिक व्हीकल का वृद्धि भी एक कारण है जिसके माध्यम से
ये हमारे लोगों तक पहुँच रही है। इसमें एक और बात कही जाती है, जब हम सरकार की बात कर रहे हैं चूँकि सार्वजनिक परिवहन की, तो इसमें 2026 तक तकरीबन 14,000 ई बसों की जो एक स्थिति है बाज़ार में लाने की है। एक नहीं, 2 नहीं, तकरीबन 14,000 बसें। हालाँकि वैश्विक तौर, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय तौर पे 14,000 बसें बहुत बड़ा जनसंख्या मतलब संख्या नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी 2026 तक लाना 14,000 बसें कहीं न कहीं हमारे जो ये व्यवस्थाएँ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो बेहतर करेगा। चलिए ये चीज़ें बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी जब हम सरकार की बात करते हैं तो इसमें तेलंगाना सरकार की और कहीं न कहीं क्या नाम है नीचे कर्नाटक, तेलंगाना और कर्नाटक ये 2 राज्य हैं। उन सरकारों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे जो बसेस सेवा है शुरुआत करी गई, जो सराहनीय है। और कहीं न कहीं अन्य राज्यों को भी केंद्र सरकार को भी इस पे फ़ोकस करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ई बसेस की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगली बात कही जा रही है नीतिगत समर्थन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में नीतिगत समर्थन एक तरीके से पीएलआई योजना, फेमा योजना, अभी-अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये है जो फेमा योजना है, इसमें स्तर फेमा योजना 1, फेमा योजना 2, फेमा 3, 4, 5 इस तरीके से आगे ले जाना है। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल आधारित ये चीज़ें उसको ये करना है, रिप्लेस करना है। तो जो अभी वर्तमान में ऐसा कहा गया है कि तकरीबन फेमा 2 जिसे हम कह रहे हैं 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये का एक तरीके से आवंटन दिया गया, जिसमें विशेष तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पैसे दिए गए 10,000 करोड़। ये बहुत कम है, आगे मैं बताऊंगा। 13,300 समथिंग करोड़ है जो 2026 तक सरकार ने ये निश्चय किया है कि इससे जुड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। मान लीजिए मेरे गांव में या मेरे शहर में मेरे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, बस है आदि जो भी चीज़ें हैं, या फिर टू व्हीलर की बात कर ले, तो उसके जो मैकेनिक्स होते हैं एक तरीके से वो आसपास हों, चार्जिंग व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हों। मान ली जाए किसी भी प्रकार की उसमें अगर ये सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है, मान लीजिए कुछ खराब वगैरह हो गया तो लाना ले जाना हो, तो तमाम चीज़ें व्यवस्थाएं आपके इर्द गिर्द हो, इस पे सरकार काम कर रही है। तकरीबन 13,333 में आगे बताऊंगा एग्जैक्ट उतने रुपए की आवंटन की गई है। मैं कई दफ़ा आपको ये कहा कि बजट इसलिए भी पढ़ा नहीं जाना चाहिए कि आपके देश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है समझने को मिलेगा। दरअसल उसमें कई ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिसके माध्यम से ये साफ साफ पता चलता है कि वर्तमान दौर में सरकार की क्या निष्ठा रही है किसी क्षेत्र को लेकर। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत ज़्यादा वो सुधार करनी चाह रही है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की बात कहेगी, उसको लेकर कुछ नई नई बातें आएंगी। जैसे भी मैंने अभी अभी 2-3 योजनाओं का बात कह दिया जिसमें 10,000 करोड़ 13,000 समथिंग करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, तो ये इतना धनराशि आवंटन इस बात को भी दर्शाती है, इस बात को भी एक तरीके से प्रदर्शित करती है साथियों कि सरकार भी कहीं न कहीं इस व्यवस्था को बदलना चाह रही है। और निस्संदेह सरकार के बिना ये बहुत, आप कह सकते हो इट्स टेंड्स टू इम्पॉसिबल कि बिना मतलब ये बदला जाए। कई दफ़ा सरकार सक्रिय रूप से बदलती है, जैसे पैसा वगैरह दे करके, कई दफ़ा मतलब पीछे से, पर्दे के पीछे से पीएलआई योजना के तहत एफडीआई की अनुमति दे करके, तो सरकार के बिना संभव नहीं हो पाता। लेकिन इस प्रकार की जो सक्रिय भागीदारी है कहीं न कहीं ये बताता है कि हमारे देश में स्थिति बेहतर होने वाली है। अगली बात कही जा रही है जो समस्या के तौर पे भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में बैटरी निर्माण में तकनीकी प्रयोग। मैंने अभी अभी आपको कहा कि हमारे देश में तकरीबन जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की स्थिति है वो दरअसल आयातित है, चाइना से आयातित है। बहुत मायनों में देखें तो यूरोपीय कंट्रीज से आयातित है, ज़्यादातर चाइना। तो इसके लिए मतलब इस समस्या के समाधान के लिए ही मैंने अभी आपको बताया कि 10,000 करोड़ रुपये का वो करा गया, जिसके माध्यम से बैटरी हमारे देश में इंडिजिनस तौर पे बने, रिसर्च और डेवलपमेंट हो, जिसमें लिथियम आदि की बात कही गई थी कि तरह तरह से आपके पास, जैसे कि आपको पता होगा, जो बैटरी निर्माण में तकनीकी प्रयोग है जिसमें लिथियम आयन फॉस्फेट एक तरीके से ये शब्दावली होता है, उस पर बैटरियाँ बनाई जाती है, मतलब उससे बैटरियाँ बनती है। और उसमें भारत सरकार के द्वारा पब्लिक पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निवेश करने की बात कही गई। तो निस्संदेह जो बैटरी हम आयात करते हैं विश्व के अन्य देशों से, अगर हमारे देश में इस प्रकार के नवोन्मेष होंगे, इस प्रकार से निवेश बढ़ेंगे, इस प्रकार से सरकार द्वारा पीएलआईयू मतलब समर्थन के माध्यम से अगर ये स्थिति बेहतर होगी तो हमारे देश में ही बैटरी वगैरह बनेगा। और बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, है ना, क्योंकि बैटरी से ही चलना है। जैसे आपके पास गाड़ी हो, गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी ईंधन होती है वो ना हो, तो फिर वो एक तरीके से खिलौने से भी ये चीज़ें हैं।
मतलब बदतर है। तो बैटरी निर्माण में तकनीकी प्रगति सरकार के लिए बाध्यकारी है और विगत वर्षों में देखा गया है कि हम सेमीकंडक्टर, लिथियम आयन बैटरी जैसे जैसे जो अनन्य प्रयास हैं उसके माध्यम से बेहतर स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें कही गई है। अगली बात कही जा रही है इसमें साथियों कि भारत में हालांकि एक बात ये भी है कि 2030 तक, जैसा कि मैंने आपको लक्ष्य बताया था, कि जो तीन पहिया वाहन है उसमें से तकरीबन 80% और जो बस है वो 40% और उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट निजी कार है ना, जो प्राइवेट कार आपके हैं उसमें तकरीबन 30%, 80%, 40% और 30%, ये क्रमशः आपको ध्यान में रखना है कि लक्ष्य है कि 2040 तक हम इसे कहीं न कहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बदल देंगे। फिर से ध्यान में रखें, तीन पहिया 80%, बसों जो बस आदि हैं उसका 40%। दिल्ली में देखे होंगे आप 100% 0% स्मोक ऐसे करके चलता है। हालांकि मुझे मौका मिला कई दफ़ा उसका प्रयोग करने का, बहुत ही शानदार अनुभव रहा है, लेकिन हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। बहरहाल तो ये लक्ष्य को भी ध्यान में रखना। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की योजना में सरकार के द्वारा बहुत सारे PLI योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से इस घरेलू निर्माण में एक तरीके से वृद्धि समृद्धि देखी जाएगी। अगर आप घरेलू निर्माण पे फोकस नहीं करेंगे, MSME को बेहतर नहीं करेंगे, तो जो आपका लक्ष्य है कि हम 60, 40 और 30 की 80, 40 और 30 की आंकड़ा को छू सके, ये संभवतः आपकी महज परिकल्पनाएं रह जाएगी। आप बेहतर तरीके से उत्पाद नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट अगर आप मंगाएंगे महंगा पड़ेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर वो समस्याएं रहेंगी। तो आप कहीं ना कहीं इंडिजिनस तौर पे आप अपने ही अर्थव्यवस्था में उसका निर्माण को बढ़ाएं, ताकि संभवतः वो सापेक्षिक रूप से सस्ता पड़े हमारे देशवासियों को और फिर वो खरीद सकें। तो ये कुछ वर्तमान स्थिति रही साथियों इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अंगीकरण में बाधा डालने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा वजह है जिसके माध्यम से सरकार इतना प्रयास करने के बावजूद भी उस स्तर को छू नहीं पा रही जहां संभवतः हम जाना चाहते हैं, जहां हम रहना चाहते हैं। इस क्रम में पहली बात कही जा रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी उच्च प्रारंभिक लागत। मैंने अभी अभी आपको कहा कि जब तक आप उस संरचना को अपने क्षेत्र में, अपने अर्थव्यवस्था में नहीं बनाएंगे, वो महंगा पड़ेगा ही। तो उसे सस्ता करने के लिए सर्वप्रथम आपको जो ये है, क्या कहते हैं उसको, स्थिति है, मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति है, जो विनिर्माण की स्थिति एक तरीके से आपके देश में होनी चाहिए। ऐसा आंकड़ा है, ऐसा कहा जाता है कि जब आप आमतौर पे बाहर से मंगाते हो तो सीधे तौर पे तकरीबन 20 से 30% आपको महंगा पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं स्कूटी ले रहा और वो 1 लाख रुपए के आसपास पड़ रहा, अगर वही भारत में बनता है तो रफली 70,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। यदि सरकार और कुछ कर दे तो मिला करके आप ये कह सकते हैं 50-60। तो कहाँ 1 लाख रुपए की स्थिति थी, अभी कहाँ दरअसल 50-60 हज़ार रुपये के आसपास है। तो ये जो 40 और 30% का जो गैप है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चुनौती के क्रम में पहली बात क्या है, प्रारंभिक उच्च लागत। अगली बात, हालांकि बहुत सारे बातें मतलब इसमें है, जब हम लागत की बात करते हैं तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हुई, आप GST को भी इसमें कर सकते हैं। इसके लिए एक फंड भी है, दरअसल किफ़ायती फंड एक तरीके से कहा जाता है, जो सरकार के, जैसे मान लीजिए जो ये है ना, सॉरी कैमरा में 1-2 बार आया होगा, आपने देखा होगा, कोई बात नहीं, कर लो डिस्टर्ब तुम्हारा समय अभी, इनफैक्ट आपका हो सकता है वो। बहरहाल तो मैं ये कह रहा कि जो सरकार के द्वारा एक तरीके से PLI दी जा रही होती है, सब्सिडी दरअसल वही हुआ, GST में छूट दिया जा रहा होता है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं से आप कितना ज़्यादा इसको ये कर लेंगे, कितना ज़्यादा सस्ता बना लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सस्ता अगर आप बना देते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है, फिर आपके जो इंटरनल मैन्युफैक्चरर हैं कुछ मायने में उनको खतरा है। अगर बहुत ज़्यादा सस्ता कर दोगे तो फिर बाहर वाले आकर आपके अर्थव्यवस्था को कैप्चर कर लेंगे, जो आपके भविष्य के लिए विशेष तौर पर तकनीकी क्षेत्र में समस्या है। तो किसी भी प्रकार से आपको सबसे पहले आत्मनिर्भर होना होगा और आत्मनिर्भरता के लिए स्वनिर्माण जरूरी है। अगली बात कही जा रही साथियों, अपर्याप्त चार्जिंग स्टेशन। मैंने कई दफ़ा आपको कहा है कि हमारे देश में विशेष तौर पे जब हम चार्जिंग स्टेशन की बात करते हैं, जैसे मेरे पास कुछ आंकड़ा है, आंकड़ा ये है, व्हाई आई एम गेटिंग दिस ट्रबल प्रॉब्लम, अपर्याप्त सॉरी
भारत में बात ऐसा कहा जा रहा साथियों कि प्रति 135 इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे मात्र एक चार्जिंग स्टेशन है। आप सोच कर देखिए कि कितना ज़्यादा अवसंरचना का अभाव है। आपके देश में, आपके राज्य में या यूँ कह लें आपकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिन चीज़ों के माध्यम से दरअसल वो संचालित होती है, जिसके माध्यम से वो दरअसल आगे बढ़ता है, वो है चार्जिंग, वो है बैटरी, वो है एक तरीके से आप यूँ कह लें एनर्जी का स्रोत, तो वही है चार्जिंग। अगर चार्जिंग व्यवस्था ही नहीं होगा, 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मात्र एक है जो सार्वजनिक स्टेशन की मैं बात कर रहा, तो ये साफ तौर पे ये बताता है कि लोग क्यों लेंगे। निसंदेह मुझे, अगर मैं पेट्रोल का या सॉरी मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मतलब टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर कुछ भी ले रहा, तो मेरे जहन में सबसे पहली बात ये आएगी कि मैं इसे रखूँगा कहाँ? दूसरी बात ये आएगी कि मैं इसे चार्ज कहाँ करूँगा, है ना? तो जब रख-रखाव और चार्ज की समस्याएँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो कैसे संभव है कि लोग इसको लेने के लिए उत्प्रेरित होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक समस्याएँ रही हैं। हालाँकि 2030 तक भारत का लक्ष्य भी है कि तकरीबन 4 मिलियन जो चार्जिंग स्टेशन है, इसको पूरा करना है। 4 मिलियन यानी कि तकरीबन 40 लाख स्टेशन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की बात है। अभी कहाँ-कहाँ मिलेगा? अभी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो हाईवे के किनारे कई जगह आपको देखने को मिलेगा। जो पेट्रोल पंप है, वहाँ भी दरअसल ये चीज़ें देखने को मिल रही है। हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है भारत में। जब आप एफडीआई के माध्यम से देखेंगे तो प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन की भी बनाए जाने की बात हो रही है। लेकिन फिर वही बात होती है कि आप कितना ज़्यादा अगर प्राइवेट चार्ज अगर प्राइवेट चार्ज स्टेशन लगता है तो निसंदेह वो किफ़ायती नहीं होगा। अगर आप सरकारी चार्जर मतलब चार्जिंग पॉइंट अगर दे पा रहे हैं तो निसंदेह वो हमारी जो आम जनमानस हैं दरअसल उनके लिए सहूलियत होगा आर्थिक तौर पे। तो ये एक समस्याएँ रही है। अगली बात कही जा रही साथियों, आयातित बैटरियों पर निर्भरता। हमने कई दफ़ा कहा कि हमारी जो बैटरी दरअसल बनता कैसे है? लिथियम आयन से, और लिथियम आयन से बनी बैटरियों का 90% से ज़्यादा हम आयात करते हैं, और ये आयात दरअसल आपके आपूर्ति श्रृंखला का बाधक है। मैंने कई दफ़ा कहा कि आपको इतना ज़्यादा सॉरी क्योंकि मैं मेरी ध्यान बार-बार चली जा रही। मैं ये कह रहा कि अगर आप अपने आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इतना ज़्यादा जो आप निर्भर हैं किसी दूसरे देश पे, किसी अन्य कंपनीज़ पे, वो आपको एक तरीके से समस्याएँ उत्पन्न करेगा। 90% आप यकीन मानिए, तकरीबन आप यूँ मान लें कि आपके अंदर, आपके अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इन तमाम क्षेत्रों में, माफ़ कीजिएगा, इन तमाम उपकरणों में जो भी मतलब ये टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या फिर बसेस वगैरह हो, 90 बैटरियाँ बाहर से आ रही, और ये जो 10 आपके अंदर आ रही है वो भी आप अपने मतलब इंडिजिनस तकनीक से नहीं बना रहे हैं, वो भी आयातित तकनीक से ही बना रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस भी प्रकार से आप उसका निर्माण करें, पहले तो निर्माण का जो आधार है वो बढ़ाएं। दूसरी बात, आप अपने स्वनिर्माण में स्व जो तकनीक है उसके ईजाद करने में आप रिसर्च और डेवलपमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सके। क्योंकि जैसे कहते हैं कि आपका शरीर है और बिना जो ऑक्सीजन का इसका कोई मतलब है नहीं, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, बिना बैटरी का कोई मतलब है नहीं। वो एक तरीके से आपका जैसे शरीर का एकात्मक इकाई क्या है, दरअसल कोशिका है, सेल है, उसी प्रकार से उसका एकात्मक इकाई अगर आप बैटरी कह लें तो मुझे नहीं लगता कि अतिशक्ति होगा। खैर, तो ये समस्याएं रहती है। अगली बात कही जा रही साथियों, खैर जागरूकता का अभाव, दरअसल आप कह सकते हैं इसे। जागरूकता किस सेंस में? जागरूकता इस सेंस में कि आज भी हमारे देश में जो वित्त पोषण को लेकर है, जो दरअसल पुनर्विक्रय जिसे कहते हैं ना, खरीदने के बाद पुनः बेचना, ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, ये खरीदार को हतोत्साहित करता है। जैसे अगर आप ये माने कि हमारे देश में दरअसल अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाने के बाद अगर फिर से आप उसे बेचते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है, कोई मतलब रहता नहीं, क्योंकि सारी की सारी जो पैसे हैं वो दरअसल बैटरी का होता है, बैटरी ही खत्म हो गई होती है, तो उसका कोई विशेष मतलब रहता नहीं। तो उसे बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि सरकार को जागरूक कर जनमानस को, आम जनमानस को जागरूक करने की आवश्यकता है, या सरकार को आगे आने की आवश्यकता इस बात को लेकर है कि अगर आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आपने प्रयोग कर लिया तो इसके बाद आपको पब्लिक में बेचने के बजाय आप सरकार इसे खरीद लेगी और फिर इसे पुनः विकास करके बाजार में लाएगी। अगर इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो निसंदेह हमारा जो एक लक्ष्य है भारत के लोगों का खरीदने का, वो फिर मजबूत हो पाएगा। नहीं तो फिर निसंदेह हर कोई चाहता है कि क्या क्या समस्याएं होंगी, उन समस्याओं में ये बातें जो हमने कहा उल्लेखित है। चलिए
समस्याएं रहेंगी, समाधान भी रहेगा, लेकिन इस समस्या समाधान के मध्य भारत सरकार क्या ऐसा कर सकती है जिससे कि हम जो अंगीकरण है इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसका बढ़ा सके। मतलब ये कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें पहली बात कही जा रही है सा इसमें पहली बात कही जा रही है साथियों, जो बहुत सारी योजनाएं रही, फेमा की हमने बात करा, पीएम ई ड्राइव योजना की बात करा। इन तमाम योजनाओं का उद्देश्य दरअसल ये है कि 2 वर्षों में विशेष तौर पे 2026 से लेकर के, माफ कीजिएगा, 24 से लेकर के 26 तक तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास परिव्यय करने की बात कही जा रही है। और ये परिव्यय करने के पीछे का मतलब ये कि जो गतिशीलता है उसको बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको प्रॉपर किया जाए, चार्जिंग की व्यवस्था हो, है ना। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से कम समय में ये प्रॉपर हो पाएगी, अगर बन पाया तो निस्संदेह समस्याएं कम होंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद लोगों को कम समस्या होगी, कम समस्या होगी तो फिर डिमांड बढ़ेगा। अगली बात कही जा रही इसी से जुड़ा हुआ है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं इसे पकड़ कर बाहर कर दूं, रहने देते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे देश में तकरीबन 132 इलेक्ट्रिक व्हीकल में मात्र एक ये है 3.9 मिलियन चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की बात कही जा रही आने वाले 2030 तक। तो इस क्रम में बात ये कहा जा रहा है कि आप जो फेमा 2 है, FAME या FAMA फेम जो भी आप उच्चारण करें, उसमें ये बात कही जा रही कि जो आपने ये चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की बात कही थी 2025 तक तकरीबन 7,000 बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन देखा यूँ गया है कि सरकार के जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आपको ज़मीनी स्तर पे काम करने होंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अवसंरचना है उसका निर्माण कर सके, और अंततः इसका जो फल है, इसका जो बेनिफिट है वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बायर हैं उसको मिल सके। बहरहाल अगली बात कही जा रही है ई वाहन नीति के बारे में क्या ही कहा जाए। नीति के बारे में दरअसल 2018-19 के बाद से ही इस क्षेत्र में बहुत बहुत सारे प्रयास किए गए, नीतिगत प्रयास किए गए। राज्य स्तरीय पहल को भी रेखांकित कर सकते हैं कि जिस प्रकार से राज्य स्तर पे, विशेष तौर पे आप नीचे चले जाएं, तेलंगाना कर्नाटक की बात हमने कहा ही, विशेष ऊपर अगर आप आ जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा, दिल्ली। तो ये जो दिल्ली है, जो स्विच दिल्ली अभियान, मैं एक बात बता दूं कि जो दिल्ली में बसेस बनाए गए हैं ई बसेस स्विच अभियान के तहत, तो आप गौर से देखेंगे तो बसेस के ऊपर या पीछे कहीं भी स्विच लिखा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार से और भी योजनाएं लाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से नई नीति के साथ या यूँ कह लें नए प्रयास के साथ ये बनाया जा सके, नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाया सके। अगली बात कही जा रही है राज्य स्तरीय, खैर ये तो हमने देख लिया। सरकारी प्रोत्साहन, ये भी संभवतः रिपीटेशन होगा। खैर, तो ये कुछ प्रयास थे साथियों जिसमें हमने देखा। आइए अब थोड़ा कुछ ये समझ लेते हैं कुछ सेंस में कि भारत के ईवी क्षेत्र के लिए अगर आगे की राह क्या है। ये तो ऊपर सरकार के द्वारा किए गए प्रयास थे, और उसके ऊपर जो समस्याएं रही वो, और उसके पहले हमने ये देखा वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति, समस्याएं और सरकार के प्रयास। अब थोड़ा सा अगर ये नज़र डाल लें हम कि वर्तमान समय में भारत सरकार के अलावा क्या ऐसी नीति होनी चाहिए, आगे की राह क्या होना चाहिए जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र को हम आगे बढ़ा सके। उसमें पहली बात कही जा रही है बैटरी उत्पादन में तीव्रता। हालांकि हमने इसके ऊपर बात कर लिया, लेकिन फिर भी विशेष तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो घरेलू आधारित लिथियम है, जैसे अभी वहाँ जम्मू कश्मीर में कौन सा ये जीरा था, दरअसल वहाँ मिला, तो लिथियम मिलने के बाद उसको संधारित करके उसको यूज में लाना एक तरीके से एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, और इस व्यापक प्रक्रिया को आपको त्वरित गति से करने की आवश्यकता है। आज भी मैं ये कह दूं कि 2-3 साल पहले तकरीबन ये मिला था जम्मू कश्मीर में लिथियम का ये, लेकिन आज भी उसका जो प्रयोग है हमारे अर्थव्यवस्था में नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी तकनीकी समस्याएं होती है, बहुत ज़्यादा उसके मतलब लाइसेंसिंग वगैरह करना होता है। बहरहाल पर्यावरणीय समस्याएं होती है, टेक्निकल समस्याएं होती है। आपके जो वर्कर हैं, निस्संदेह आप उन वर्कर का तो प्रयोग नहीं करेंगे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, उनके लिए तकनीकी जो तकनीक मतलब स्किलफुल वर्कर की आवश्यकता होती है,
और यही तमाम चुनौतियों के कारण जो घरेलू लिथियम अन्वेषण एक तरीके से है वो समस्या के अंतर्गत रहती है। चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार, निसंदेह आपको कहीं न कहीं वर्तमान दौर में जो नई-नई प्रकार के जो चार्जिंग व्यवस्थाएँ आ रही है, उसको स्वीकार करने की या यूँ कह लें उसको अपने अर्थव्यवस्था में लाने की आवश्यकता है। बनिस्पत जो परंपराओं के आधार पे परंपरा यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो यूरोप के देश में रही, उससे उभर करके उससे आगे आकर के हालाँकि आपने देखा भी होगा कौन सी कंपनी है भारत की जो इस व्यवस्था में अपनी मैं भूल गया शायद, वैसे पता नहीं कौन सी कंपनी थी ये, जो बहुत बड़े पैमाने पे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कही थी। बहरहाल, तो ये कुछ प्रयास थे साथियों जिसके माध्यम से हमने देखा कि हमारे देश में वर्तमान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर क्या स्थिति है और क्या-क्या चुनौतियाँ, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करा कि अगर इसे बेहतर करना है तो किस प्रकार की समस्याओं को दरअसल आपको निराकरण करना होगा। तो ये थे आज के प्रयास। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।